अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का माइंड कैंडी रिवीजन। माइंड कैंडी रिवीजन को वापस से शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि यहाँ पर बहुत ही स्पीड में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर मान लो कि आपने पहले से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो शायद थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स करने में। इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स को पहले से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखा हुआ है। अगर इन वीडियोस के बारे में आप मुझे कुछ रिव्यू देना चाहते हो या फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हो या फिर अदरवाइज आपको कोई गलतियां नजर आती है तो आप मुझे casabhinavjha@gmail.com पे मेल कर सकते हो। ये मेरी ईमेल आईडी है, उम्मीद है आप इसको नोट डाउन कर लोगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे पिछले वीडियो में डिक्लेयर्ड सर्विस के बारे में अपनी चर्चा, जहाँ पर मैंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया था। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से चर्चा शुरू करेंगे। मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन में मैंने बंडल्ड सर्विस का प्रिंसिपल बताया था, जिसमें जो वेरियस एलिमेंट ऑफ सर्विसेज होते हैं, यानी कि एक ऐसा सर्विस होता है जिसमें कई सारी सर्विसेज और इंक्लूड होती है जो कि एंसिलरी होती है। अगर उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी कि नेचुरली बंडल किया गया है तो हम लोगों ने देखा था इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल, और अगर मान लो कि नॉट नेचुरली बंडल्ड है तो हम लोगों ने देखा था हाईएस्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल। तो या तो आपके लॉ में, फाइनेंस एक्ट में या फिर उसके रूल्स रेगुलेशन में या फिर अदरवाइज या तो कोई सर्विस के बारे में स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, या तो साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज जो होगा आप ये बंडल्ड का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो जो स्पेसिफिकली बताया गया है उसमें हमारा एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहाँ और किसके संदर्भ में आएगा? डिक्लेयर्ड सर्विस में, और इसका क्या क्या प्रोविजन होगा, इसमें कैसे कैसे क्या क्या एग्जम्पशन होगा, क्या क्या कंडीशन होगा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया, जिसको लॉ ने बोला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वही केवल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में या फिर अदरवाइज किसी स्पेसिफिकली जिसको क्लासिफाई किया गया है, सर्विस के बारे में बताया गया है, उसमें नहीं आता है तो आप बंडल्ड सर्विस का प्रिंसिपल लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक डिक्लेयर्ड सर्विस है 66E के तहत, और क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका क्लॉज नंबर भी आपको याद रखना है। इसका क्लॉज नंबर H है, उसका क्लॉज नंबर H है 66E के क्लॉज नंबर H में। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस परफॉर्म करता है और उसका H से नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लो उसका H से नाम स्टार्ट होता है तो वो आपका इस तरह से क्लॉज नंबर के साथ आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को याद रखो, जो कि फाइनेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस पोर्शन होता है, तो जो सर्विस पोर्शन होता है केवल वही डिक्लेयर्ड सर्विस होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से आप सारी बातों को सुनना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व होता है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसमें गुड्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है जिसमें इन्वॉल्व, मतलब गुड्स का भी ट्रांसफर होता है और सर्विसेज भी साथ साथ आप दे रहे हो। अब जहाँ तक बात करते हैं, गुड्स आपका मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। गुड्स जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में सेल टैक्स या फिर अदर टाइप के टैक्स लेविएबल होते हैं। यहाँ पर केवल सर्विस पोर्शन पर टैक्स लगाना है। अब हमको सर्विस पोर्शन कैसे पता चलेगा, या एक्चुअल बेसिस पर पता चलेगा या फिर एडहॉक बेसिस पर पता चलेगा, ठीक है, जो कि हम लोग सर्विस टैक्स रूल के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। एक्चुअल बेसिस पर या फिर नॉशनल बेसिस पर आपको सर्विस का पोर्शन पता चलेगा। अब ये जो गुड्स होता है उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से सर्विसेज, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से सर्विसेज। तो अगर मान लो कि अगर एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज आपके वो H नाम से जो स्टार्ट होता है, जिसका नाम वो फ्रेंड को मिला है 66E का क्लॉज नंबर H, ठीक है। और एक वो जो स्कूल है उसको आप, उसके स्कूल का नाम है CEC यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर, ठीक है, CEC। अब CEC स्कूल का क्या करना है, रिपेयर कंप्लीट करना है, रिपेयर कंप्लीट करना है, रिपेयर कंप्लीट करना है। और उसके आसपास में जो फर्म है,
उसमें भी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इंस्टॉल करना है, ऐसा सर्विस उसको मिला है। आपको मिला था तो उसने आपको बताया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, ई का मतलब इरेक्शन और सी का मतलब कमीशनिंग। आप इसको नोट कर लो और इसको याद कर लो, क्योंकि मैं बार बार नहीं उसका सबका फुल फॉर्म बोलूँगा। मैंने जैसे ही आपको बोला सी रिपेयर कंप्लीट फॉर्म इंस्टॉल, तो आपको समझ जाना है सी रिपेयर कंप्लीट फॉर्म इंस्टॉल। तो सी का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो जो सर्विस दिया जाएगा वो किस लिए दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इरेक्शन करने के लिए, कमीशनिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग, या फिर रिपेयर करने के लिए, कंप्लीट करके उसमें फिटिंग आउट करने के लिए। एफ फॉर यहाँ पर फिटिंग आउट हो गया, ए का मतलब अल्टरेशन हो गया, आर का मतलब रिनोवेशन हो गया, एम का मतलब मेंटेनेंस हो गया और इंस्टॉल का मतलब इंस्टॉलेशन हो गया। तो अगर मान लो कि इतनी सारी चीज़ें अगर आप मेमोरी टेक्निक से याद रखते हो, तो इसमें जितना आपको याद रख सके, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा हर एक एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए, जितना आपको याद रख सके वो लिख सकते हो। आपको बस इतना याद रहना चाहिए, सीईसी रिपेयर कंप्लीट फॉर्म इंस्टॉल। अगर ये आपको याद रहा तो इट मीन्स कि आप इसमें से ज़्यादातर चीज़ों को लिख सकते हो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में क्या हो गया, गुड्स इन्वॉल्व होता है और सर्विस इन्वॉल्व होता है। सर्विस में आपका हो गया कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग रिपेयर, उसके बाद कंप्लीट फिटिंग आउट, अल्टरेशन रिनोवेशन मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, ठीक है। मीनिंग के बाद हम लोग बात करते हैं सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006 के बारे में अपनी चर्चा। यहाँ पर क्या बताया गया है, रूल नंबर 2A ऑफ सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स 2006 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि कैसे सर्विस की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। इसमें रूल नंबर 2A है, 2A का क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 में ये सारी बातें बताई गई है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि अगर आपको रूल नंबर ना भी याद रहे तो सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल 2006 बोलकर आप याद रख सकते हो। लेकिन जो भी सर्विस टैक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू रूल्स होती हैं, उसमें आप देखोगे कि स्टार्टिंग ही होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन टू सेक्शन 67, मतलब सेक्शन 67 का सब्जेक्ट होता है। ये जितने भी रूल्स आप अप्लाई करते हो जनरली, उसमें सेक्शन नंबर 67 जो वैल्यूएशन का सेक्शन है, वो सब्जेक्ट उस प्रोविजन के का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 67 होते हैं। आप एक्चुअल बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हो सर्विस का पोर्शन, या फिर एडहॉक बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हो। एक्चुअल बेसिस पर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस का पोर्शन है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी ग्रॉस अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो आपका जो एच नाम का फ्रेंड है, ठीक है, आपका जो एच से स्टार्ट होने वाला फ्रेंड है, हम लोगों ने देखा था 66E, ठीक है, उसने जितना भी चार्ज किया है पैसे अपने कस्टमर से, ठीक है, जिसका वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज। अब ये ग्रॉस अमाउंट चार्ज क्या होगा, इसमें मान लो इसमें ग्रॉस अमाउंट चार्ज होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें इंक्लूड नहीं होता है जो भी टैक्स का फिगर होगा, सेल टैक्स का हो या फिर अदर टैक्स का हो या आपका वैट का हो, तो ध्यान रहे टैक्स का फिगर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन इसमें जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है उसको इंक्लूड करोगे, ठीक है, इंक्लूड करोगे, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है उसमें इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर मान लो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में कुछ बातें साफ साफ बोली गई है कि वो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कुछ बातें साफ साफ बोली गई है कि वो इंक्लूड होगा, सॉरी, कुछ बातें साफ साफ बोली गई है कि वो इंक्लूड किया जाएगा, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट चार्ज में टैक्स वैक्स का जो फिगर होता है वो इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। और कुछ बातें साफ साफ बोल दी गई है इंक्लूड होगा, इसको ध्यान देना जरा। यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड होगा, साफ साफ बोल दिया गया है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो लगता है वो तो पक्का इंक्लूड होगा। उसके बाद लेबर एंड सर्विसेज करके कई सारी चीज़ें आती हैं। लेबर एंड सर्विसेज के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पे किया जाता है, तो ध्यान रहे लेबर और सर्विसेज के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पे किया जाता है, लेबर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो आपने क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर से ये बोला है कि भाई लेबर सप्लाई करके आप देना, इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश किया है उसका कॉस्ट, ठीक है, वो सप्लाई के लिए, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट तो इन्वॉल्व होगा ही, साथ में सप्लाई करने के रिस्पेक्ट में भी। और यहाँ तक की बात है कि लेबर एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अदर सिमिलर एक्सपेंस जो होगा, अदर सिमिलर एक्सपेंस
वो भी इंक्लूड होगा। यानी कि लेबर एंड सप्लाई को और लेबर चार्ज को किसी भी कीमत में आपको छोड़ना नहीं है, आपको इंक्लूड कर ही लेना है। और कुछ बातें बताई गई है कि इंक्लूड करना है। अगर मान लो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर फीस चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह सब का जो फीस होता है, ठीक है, वो चार्ज किया जाता है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करोगे, उसमें मशीन एंड टूल्स लगेगा, उसका जो चार्ज होता है, मशीन एंड टूल्स का चार्ज, उसको भी साफ साफ बोला गया है कि इंक्लूड होगा। उसके बाद जो वाटर होते हैं, फ्यूल होते हैं, ठीक है, उन सब का जो कंज्यूम करोगे आप, उसको भी बोल दिया गया है कि इंक्लूड होगा। ठीक है, वाटर, फ्यूल वगैरह सबको भी इंक्लूड किया जाएगा, उसका चार्ज भी। तो लेबर चार्ज में मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके 4 पॉइंट्स हो जाते हैं और बाकी ये 3 पॉइंट हो गए। उन सबको बोला गया है कि ग्रॉस अमाउंट चार्ज में साफ साफ बोला गया है कि इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ग्रॉस अमाउंट चार्ज, तो सबसे पहले मैंने ग्रॉस अमाउंट चार्ज में क्या क्या बोला, इसमें इंक्लूड नहीं होगा वैट, सेल टैक्स या फिर अदर टैक्स जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। लेकिन वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में कुछ बातें साफ साफ बोली गई है जो इंक्लूड होगा, जिसमें लेबर चार्ज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेबर एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो सब कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है, लेबर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर से जो आप एस्टेब्लिशमेंट वगैरह करते हो, लेबर सप्लाई के रिस्पेक्ट में अदर सिमिलर खर्चे जो होते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का खर्चा, मशीन एंड टूल्स का चार्ज, वाटर फ्यूल जैसे कंज्यूमेबल्स का चार्ज, ये सारे के सारे ग्रॉस अमाउंट चार्ज में आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज आपने निकाला, वैल्यू ऑफ वर्क्स सर्विस पोर्शन निकालने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जिसमें हम लोगों ने कई बातें देख ली, उसमें से माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इंक्लूड है। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप रिड्यूस करोगे तो अपने आप सर्विस का पोर्शन निकल जाएगा। यानी कि टोटल में से जितने का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया है उसको आप घटा देते हो, तो उससे क्या पता चल जाएगा, आपको सर्विस पोर्शन पता चल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एक्चुअल बेसिस पर देख रहे हैं, ये हम लोग एक्चुअल बेसिस पर देख रहे हैं वैल्यूएशंस रूल्स के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब जहाँ तक बात करते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो कि इन्वॉल्व है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें चर्चा करते हैं। ग्रॉस अमाउंट चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कई बातें देख ली, जो टैक्स वगैरह का पोर्शन होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, और कुछ बातें साफ साफ बोल दी गई है कि वो इंक्लूड होगा। प्रॉपर्टी का जो मतलब जो वैल्यू इन चार्ज किया जा रहा है वो भी इंक्लूड होगा, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब इसमें प्रॉपर्टी को जो माइनस करोगे उस वक्त में हम लोग कुछ बातें देखते हैं कि अगर वैट या फिर सेल टैक्स एक्चुअल वैल्यू पर पे किया जाता है प्रॉपर्टी इन गुड्स की, तो उस एक्चुअल वैल्यू को ली जाएगी। उस एक्चुअल वैल्यू का प्रॉपर्टी मतलब जिस वैल्यू पर आप वैट या सेल टैक्स वगैरह सब पे कर रहे हो उसी को एक्चुअल वैल्यू माना जाएगा, उसी को एक्चुअल वैल्यू माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एक्चुअल बेसिस पर कैसे आप सर्विस पोर्शन निकालोगे। अब हम लोग आते हैं एडहॉक बेसिस पर। एडहॉक बेसिस का मतलब कि आप मान लेते हो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन जो होता है वो सर्विस है। मान लो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है दो प्रकार के पोर्शन, पहला एक 40% और दूसरा 70%। अब ये 40% और 70% किसका, टोटल अमाउंट चार्ज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। वहाँ पर हम लोगों ने वर्ड देखा था ग्रॉस अमाउंट चार्ज, यहाँ पर वर्ड है टोटल अमाउंट चार्ज। सबसे पहले ये जो परसेंटेज हम लोग देखेंगे एडहॉक का सर्विस पोर्शन जानने के लिए, उसमें हम लोग ये टोटल अमाउंट चार्ज का मतलब हम लोग जान लेते हैं। टोटल अमाउंट चार्ज का मतलब हम लोग जान लेते हैं ये क्या होता है, ध्यान रहे। जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी ग्रॉस अमाउंट चार्ज होता है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं फेयर मार्केट वैल्यू हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि सेम मतलब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट से या फिर अदर कॉन्ट्रैक्ट से सप्लाई किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर को जो आपने सप्लाई किया है, जैसे कि मान लो कि आपका दर्जी है, उसको आप कपड़े सप्लाई करते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई दर्जी को आपने सप्लाई किया है तो भाई वो कपड़े का जो कीमत है, ठीक है, उस कीमत को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना है। लेकिन मान लो जो वो फेयर मार्केट वैल्यू जिसको आप ऐड कर रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन आपने सर्विस प्रोवाइडर से ले लिया है,
मतलब उस कपड़े का कुछ कीमत आप सर्विस प्रोवाइडर से ही ले लेते हो, ठीक है, दर्जी से ही ले लेते हो, तो उसको तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी कुछ चार्ज किया जाता है, ठीक है, जो भी कुछ चार्ज करता है सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसको यहाँ पर घटाना पड़ेगा इसमें से, माइनस कुछ और बातें घटानी पड़ेगी, यानी कि वैट और सेल टैक्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो घटानी पड़ेगी, और इसको ग्रॉस अमाउंट चार्ज में आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल अमाउंट चार्ज कहलाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट चार्ज कहलाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये एडहॉक बेसिस पर आप कब जा सकते हो, तो यहाँ पर शर्त है कि आपको इनपुट पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सनवेट क्रेडिट के हिसाब से सनवेट क्रेडिट आपको इनपुट पर नहीं लेना है, यानी कि आप इनपुट सर्विस पर और कैपिटल गुड्स पर ले सकते हो, इनपुट पर नहीं लेना है, तब आप एडहॉक बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, एडहॉक बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 40% टोटल अमाउंट चार्ज का कब और 70% टोटल अमाउंट चार्ज का कब, उसके बारे में अपनी चर्चा एक्चुअल बेसिस पर दो है। टोटल अमाउंट चार्ज का मतलब हम लोगों ने देख लिया, एक आपका 40% की वैल्यू है और दूसरा 70% है। 40% वाला वैल्यू कब होगा, 40% हर तरह का नया कंस्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है कि देखो ये सर्विस पोर्शन का परसेंटेज है, यानी कि जब नया कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो उसमें ज़्यादा कीमत किस चीज़ का इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा कीमत गुड्स और मटेरियल का इन्वॉल्व होगा और सर्विस का कम होगा। लेकिन अगर रिपेयर वगैरह सब आप करवाते हो, मतलब ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो सर्विस की वैल्यू ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सर्विस का परसेंटेज ज़्यादा है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये 40% मतलब हर तरह का नया कंस्ट्रक्शन या फिर एडिशन या अल्टरेशन। अब एडिशन अल्टरेशन किसको आप नया कंस्ट्रक्शन मानोगे, जो कि अबेंडेंड या फिर डैमेज स्ट्रक्चर था, कंप्लीटली डैमेज था, ठीक है, तो उसको वर्केबल बनाने के लिए जो ओरिजिनल जो आपने एडिशन या अल्टरेशन किया है उसको भी ओरिजिनल वर्क माना जाएगा, ठीक है, तो ओरिजिनल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना ओरिजिनल वर्क, वो किसी गुड्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है या प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट स्ट्रक्चर उन सब के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन चाहे प्री फैब्रिकेटेड हो या फिर अदरवाइज हो, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, तो 40%। लेकिन अगर अदर देन ओरिजिनल वर्क है, अदर वर्क है, ठीक है, तो अदर वर्क है, ओरिजिनल वर्क नहीं है, तो किसी गुड्स का मेंटेनेंस है, रिपेयर है, रिकंडीशनिंग है, रीस्टोरिंग एक्टिविटीज़ है या सर्विसिंग है, ठीक है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर बात आती है तो मेंटेनेंस, रिपेयर, कंप्लीशन, या फिर आपका फिटिंग हो गया, या फिर अदर सर्विसेज हो गया जैसे कि ग्लासिंग, प्लास्टरिंग, फ्लोर या फिर वॉल टाइलिंग, कोई भी चीज़ का इंस्टॉलेशन, वो सब एडिशनल मान लो अदर वर्क है। तो अदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70% वैल्यू को आप क्या मानोगे, सर्विस पोर्शन की वैल्यू मानोगे। इनपुट पर सनवेट क्रेडिट आपको यहाँ पर नहीं लेना है, इनपुट पर आपको सनवेट क्रेडिट नहीं लेना है। अब हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन की चर्चा करते हैं। एग्जम्पशन जो है नोटिफिकेशन नंबर 12/2012 का हम लोग देखेंगे, ठीक है, 25/2012 का, जो कि आपका मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है। इसमें कई सारी एंट्री आती है जो कि आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगा। एक आपका एंट्री नंबर 12 होता है, 12 के साथ साथ 12A, उसके बाद एंट्री नंबर 13, एंट्री नंबर 14, 14 के साथ साथ 14A, उसके बाद एंट्री नंबर 29। इतने सारे एंट्री को हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एंट्री नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि अगर सर्विस दिया जाता है गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को, किसको दिया जाता है, टू गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एंट्री नंबर 12 की एक खासियत है कि यहाँ पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी भी आएगा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी भी आएगा, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी सबको फाइनेंस एक्ट में ने डिफाइन किया है। अब जहाँ तक बात करते हैं ये सर्विसेज जो दिया जाता है इन लोगों को, वो किसके रिस्पेक्ट में आता है, तो यहाँ पर हमने देखा था CEC, रिपेयर एंड कंप्लीट, उसके बाद फर्म इंस्टॉल। तो याद रखना है एंट्री नंबर 12 में जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दिया जाता है वो कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, रिपेयर, और उसके बाद आपका कंप्लीशन, फिटिंग, अल्टरेशन, फर्म का मतलब क्या हो गया, फिटिंग, अल्टरेशन, रिनोवेशन, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं ये सब इनको दिया जाता है, किसको, इन लोगों को सर्विस दिया जाता है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को। तो एक आएगा आपका एंट्री नंबर 12 और दूसरा आएगा 12A। ये एंट्री नंबर 12 किसको बोलता है, HIP को बोलता है, हिप,
हिप को बोलता है, HIP को बोलता है, और ये किसको बोलता है, CSR को बोलता है, 12A CSR के रिस्पेक्ट में बोलता है। H का मतलब क्या हो गया, H का मतलब यहाँ पर हो गया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कोलॉजिकल साइट, जो कि स्पेसिफाइड एक्ट के तहत हो गया। तो H का मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या आर्कोलॉजिकल साइट्स वगैरह सब हो गया। आई का मतलब हो गया इरिगेशन वर्क, ठीक है, जैसे कि कैनाल डैम, इन सब के रिस्पेक्ट में जो इरिगेशन वर्क होता है। पी का मतलब हो गया पाइपलाइन, कंड्यूट और प्लांट वगैरह सबका जो आप काम करते हो, तो वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल के लिए, वाटर डिस्पोजल के लिए, तो पाइपलाइन, कंड्यूट, प्लांट, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट या डिस्पोजल। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जितने भी होते हैं या फिर आर्कोलॉजिकल साइट्स होते हैं स्पेसिफाइड एक्ट के तहत, उसके रिस्पेक्ट में सरकार लोगों को आप ये सारी एक्टिविटीज़ करके देते हो, या फिर इरिगेशन वर्क करके देते हो, कैनाल या डैम से रिस्पेक्ट में वर्क करके देते हो, या फिर पाइपलाइन, कंड्यूट, प्लांट, वाटर सप्लाई के लिए या फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट या डिस्पोजल का सर्विस करके देते हो, ठीक है, तो वो एंट्री नंबर 12 में आ जाएगा। 12A क्या बोलता है, पहले एंट्री नंबर 12 में ही 12A का आइटम था, लेकिन उसको हटा दिया गया। 12A की वैलिडिटी जो होती है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद ख़त्म हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 तक केवल ये जिंदा रहेगा 12A, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा साफ साफ बोल दिया गया है। अगर मान लो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर मान लो कि 1 अप्रैल 2015 से पहले 1 अप्रैल 2015 से पहले कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया गया था गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी के साथ, ठीक है, और प्लस दूसरा कंडीशन कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो पेड है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है वो पेड है। अब जहाँ तक बात करते हैं, ये दोनों कंडीशन पूरा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2015 से है, तो उसके रिस्पेक्ट में CSR का सर्विसेज जो होगा वो आपका क्या होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा। सी का मतलब क्या हो गया, सिविल स्ट्रक्चर या फिर अदर ओरिजिनल वर्क जो कि अदर दैन कॉमर्स, इंडस्ट्री या बिजनेस पर्पस के लिए है। तो सिविल स्ट्रक्चर या फिर अदर ओरिजिनल वर्क जो कि एक्सेप्ट कॉमर्स, इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए है, उसके अलावा कोई सिविल स्ट्रक्चर है या फिर अदर ओरिजिनल वर्क है। एस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर जो कि स्पेशली एजुकेशनल, क्लिनिकल, आर्ट या फिर कल्चर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, एजुकेशन या फिर आपका एजुकेशन या फिर क्लिनिकल या फिर आर्ट या फिर कल्चर के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। और आर का मतलब हो गया रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आर का मतलब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो कि सेल्फ यूज़ या फिर आपके एम्प्लॉय वगैरह के यूज़ के लिए होता है। ये जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है वो सेल्फ यूज़ के लिए या फिर एम्प्लॉई की यूज़ के लिए, या फिर जो आपका 65B के 44 का यानी कि सर्विस के डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन 1 था, जिसमें MP MLA के बारे में हमने चर्चा करी थी, उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो ये आपका मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का एंट्री नंबर 12 और 12A को दोनों को हम लोगों ने साथ में देखा, ठीक है। उम्मीद है कि अगर आपको लगेगा तो फिर आप वापस जो है बैक करके इसको सुनोगे, क्योंकि ये सारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। अब हम लोग एंट्री नंबर 13 के रिस्पेक्ट में अपने एग्जामिनेशन की चर्चा करते हैं, एंट्री नंबर 13 के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा करते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर भी होता है, अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में, एक आपका एंट्री नंबर 13 के रिस्पेक्ट में, दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एंट्री नंबर 14 के रिस्पेक्ट में, 14 एंड 14A के रिस्पेक्ट में, 14 एंड 14A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग एंट्री नंबर 29 के बारे में देखेंगे। अगर जहाँ तक बात करते हैं एंट्री नंबर 13 की, तो यहाँ पर वापस से आपका आएगा CEC, उसके बाद यहाँ पर आता है कंप्लीशन एंड रिपेयर एंड कंप्लीशन, और उसके बाद फॉर्म इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पर। लेकिन 14 और 14A के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर CEC और इंस्टॉलेशन केवल आता है, CEC एंड इंस्टॉलेशन केवल आता है, ठीक है। इसकी वजह से एक एक पॉइंट को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई CEC का, तो C का मतलब कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, उसके बाद R का मतलब रिपेयर, कंप्लीशन, उसके बाद फिटिंग, अल्टरेशन, रिनोवेशन, मेंटेनेंस, और उसके बाद लास्ट वाला इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये किस चीज़ का एंट्री नंबर 13 में क्या क्या चीज़ें आ गई, तो इसमें पहला आता है आपका रोड वगैरह।
अगर मान लो कि रोड है, ब्रिज है, टनल है, ठीक है, या फिर टर्मिनल है, किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो वो है, तो ये एंट्री नंबर 13 में एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जाती है? तो ये सर्विसेज भी आपके गवर्नमेंट को या फिर आपके लोकल अथॉरिटी को और गवर्नमेंटल अथॉरिटी को प्रोवाइड की जाती है एंट्री नंबर 12 और 12A की तरह। तो यहाँ पर सरकार वगैरह को प्रोवाइड की जाती है, ध्यान रहे यहाँ पर। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट आता है आपका सिविल स्ट्रक्चर और अदर ओरिजिनल वर्क। अब ये सिविल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल वर्क में यहाँ पर आपके एंट्री नंबर 13 में लगातार 3 पॉइंट है और तीनों में सिविल स्ट्रक्चर एंड अदर ओरिजिनल वर्क लिखा हुआ है। तीनों को हम लोग साफ साफ साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला वाला आता है सिविल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल वर्क। अगर मान लो कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के रिस्पेक्ट में है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के रिस्पेक्ट में है, या फिर आपके राजीव आवास योजना के रिस्पेक्ट में है, राजीव आवास योजना के रिस्पेक्ट में है, या फिर आपका जो स्लम रिहैबिटेशन होता है, ठीक है, स्लम रिहैबिटेशन के लिए जो आपने ड्वेलर्स वगैरह सब दिए हैं, उसको रहने की व्यवस्था वगैरह सब की है, ठीक है, तो यानी कि हाउसिंग प्रोजेक्ट उनके रिस्पेक्ट में है, जो कि गवर्नमेंट का प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ आप हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हो। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम, स्लम का रीडेवलपमेंट आप करना चाहते हो, रिहैबिटेशन करना चाहते हो, उसके रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक बात करते हैं, एक और यहाँ पर आता है, अगर मान लो कि क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हाउस का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इंडिविजुअल हाउस का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के तहत आता है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल वर्क के रिस्पेक्ट में एंट्री नंबर 13 में आपका एग्जम्प्टेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश भी करूँगा तो शायद ये ना बन पाएगा, आपको ऐवे ही जो है इन सारी चीज़ों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दोगे, क्योंकि इसको मेमोरी टेक्निक से भी याद करना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से एक एक पॉइंट को, अंदर के सब पॉइंट्स को आपको बस एक ख्याल रखना है, एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये आएगा तो ये सब एग्जम्प्टेड होगा, ऊपर ऊपर से आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का जो 12AA वाला जो चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का होता है, 12AA में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वो अगर मान लो कि बिल्डिंग बनाता है तो यानी कि उसके द्वारा ओन्ड बिल्डिंग है, ठीक है, और जिसका यूज़ वो केवल उस रिलीजियस यूज़ के लिए करता है, जनरल पब्लिक के लिए रिलीजियस यूज़ करता है, चैरिटेबल नहीं है, यहाँ पर 12AA वाले का रिलीजियस यूज़ के लिए करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिलीजियस यूज़ ही, पूजा पाठ ही केवल यहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर चैरिटी अलाउड नहीं है। तो आपका बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड मिंट, किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इसका जो यूज़ होगा वो जनरल पब्लिक के लिए, जो आपका रिलीजियस पर्पस होगा उसके लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट क्या आता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल या फिर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को एग्जीक्यूट करने का जो सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल या फिर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसका जो सर्विस होता है, जो सरकार वगैरह को दिया जा रहा है, एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है, लोकेटेड एज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री का पार्ट होगा तो नहीं चलेगा, फैक्ट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, तो उसके रिस्पेक्ट में भी जो कंस्ट्रक्शन का सर्विस होता है वो आपका एग्जम्प्टेड होता है। और पाँचवा, जब इंसान मर जाता है तो उस सिचुएशन में उसका जो फ्यूनरल होता है या फिर उसका जो फ्यूनरल ब्यूरियल या फिर उसका जो क्रेमेशन से रिलेटेड सर्विस होता है, ठीक है, क्रीमेशन से रिलेटेड सर्विसेज होता है, मतलब मरने के बाद जो कुछ भी उनको जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा या फिर अदरवाइज जो है उनका, तो वो जो सर्विसेज होती हैं वो रिलेटेड सर्विसेज, उसके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो शमशान भूमि वगैरह सब जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, उस पर जो स्ट्रक्चर वगैरह सब तैयार किया जाता है वो वाला सर्विसेज, ये सारे के सारे आपके एंट्री नंबर 13 में आकर एग्जम्प्टेड हो गए, एंट्री नंबर 13 में जो है वो आकर एग्जम्प्टेड हो गए। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एंट्री नंबर 14 है उसके रिस्पेक्ट में चर्चा। अब एंट्री नंबर 14 और 14A में हम लोगों ने जैसा कि देखा कि केवल 4 ही चीज़ें आएंगी, CEC,
CEC&I, यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और उसके बाद कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन, ये केवल 4 चीज़ें आएंगी। अब वो किसके रिस्पेक्ट में, तो वो पहली बात यहाँ पर बताई गई है रेलवे के रिस्पेक्ट में। रेलवे के रिस्पेक्ट में एक्सक्लूडिंग मेट्रो एंड मोनोरेल, यहाँ पर आपका मेट्रो एंड मोनोरेल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर मान लो कि 1 मार्च 2015 के से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, 2016 से, यहाँ पर 2016 है, ध्यान रहे। बाकी सब में हम लोग ये जो 14A भी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको एंट्री नंबर 14A में भी 2015 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 मार्च 2016 से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस स्टाम्प ड्यूटी पेड है, स्टाम्प ड्यूटी पेड है, तो उस सिचुएशन में मेट्रो और मोनो रेल भी एग्जेम्प्टेड ही रहेगा। ठीक है, इस एंट्री के तहत मेट्रो और मोनो रेल भी एग्जेम्प्टेड ही रहेगा। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पहले रेलवे के साथ साथ इंक्लूडिंग था मेट्रो एंड मोनो रेल, लेकिन अब मेट्रो एंड मोनो रेल को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अब एग्जेम्प्टेड नहीं रहा। एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब 1/4/2016 से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1/3/2016 से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, प्लस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पेड थी। अब जहाँ तक बात करते हैं सेकंड वाला, सेकंड यहाँ पर एंट्री नंबर 14 में क्या आएगा, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिंगल यूनिट, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में स्टैंड अलोन होना चाहिए, तो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। उसके बाद तीसरा आता है घर की यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। एंट्री नंबर 14 में घर की प्राथमिकता दी गई है। लो कॉस्ट हाउस, जिसका कारपेट एरिया जो होता है वो मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर हो और इस अप्रूव्ड स्कीम के तहत हो, तो लो कॉस्ट हाउस, उसका कारपेट एरिया मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 60 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 60 स्क्वायर फीट होना चाहिए और अप्रूव्ड स्कीम के तहत होना चाहिए। चौथी बात जहाँ तक करते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग जो आपका कोल्ड स्टोरेज होगा, कोल्ड स्टोरेज के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सारी चीज़ें आप तैयार करते हो, मतलब जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को संभालने के लिए जो कुछ भी बनाते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, वो सारे जनरली जो होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग उसका जो आपका कोल्ड स्टोरेज या फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, वो सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड होंगे। उसके बाद पांचवी बात जो आती है, ये भी आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में है। ये क्या बोलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करके आप फूड स्टफ बनाते हो, क्या बनाते हो, फूड स्टफ बनाते हो, फूड स्टफ बनाते हो। ठीक है, उसके लिए जो भी मशीन, इक्विपमेंट, क्रेन हैंडलिंग सिस्टम, ये सब लगाया जाता है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक ब्रिवरेज बनाने के लिए। ये फूड स्टफ में आपका अल्कोहलिक ब्रिवरेज को छोड़कर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपका एंट्री नंबर 14 था कि इसके तहत जो चीज़ें होंगी वो आपकी एग्जेम्प्टेड होगी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 14A में क्या दिया गया है, 14A में भी यहाँ पर आपका CECI के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है पोर्ट एंड एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोर्ट एंड एयरपोर्ट। अब इसके रिस्पेक्ट में एंट्री नंबर 14 क्या बताता है कि अगर सीईसी या फिर इंस्टॉलेशन ओरिजिनल वर्क का यहाँ पर किया जाए, जो कि पोर्ट और एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 1 मार्च 15 से पहले होना चाहिए, 1 मार्च 15 से पहले होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट स्टाम्प ड्यूटी जो होगी वो पेड होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, तो ये आपको डेट पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ जो सर्विस प्रोवाइडर ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसको देखने से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एग्जेम्प्टेड होगा पोर्ट एंड एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में, अगर CECI ओरिजिनल वर्क का आप करोगे तो। यहाँ पर भी बात आती है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद ये वाला जो है आपका एंट्री नंबर 14A जो है 12A की तरह, ये भी 1 अप्रैल 2020 के बाद इनवैलिड हो जाएगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पशन के रिस्पेक्ट में चर्चा करी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एंट्री नंबर 29 के रिस्पेक्ट में, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में एक एंट्री नंबर 29 भी यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस में हमें जानना है। तो एंट्री नंबर 29 क्या बोलता है, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एग्जेम्प्ट है तो उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो सर्विसेज होगा वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। मतलब मान लो कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, अब ये सर्विस जो होता है वो एग्जेम्प्ट है, तो इसको जो प्रोवाइड करने वाला सब कॉन्ट्रैक्टर होगा,
ठीक है, इसको भी एग्जम्प्टेड होगा, ये भी आपका एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, तो ये एंट्री नंबर 29 बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में कौन लायबल पर्सन होगा सर्विस टैक्स पे करने के लिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में कौन लायबल पर्सन होगा सर्विस टैक्स पे करने के लिए। इसमें 3 बातें आती है। पहली बात होती है कि अगर मान लो पार्शियल रिवर्स चार्ज, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर मान लो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को आप प्रोवाइड करते हो, यानी कि आपका 100% आरसीएम। और तीसरा अदर केस होगा जो इन दोनों केस में फॉल नहीं करता है। अब जहाँ तक बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो सर्विस पोर्शन है उसको प्रोवाइड करने वाला मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि मान लो कि इंडिविजुअल हफ या फिर आपका फर्म है या फिर एओपी है। ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, तो ये लोग हैं। तो इन लोगों को माना गया है कि सरकार जल्दी पकड़ नहीं पाती है भाई किधर छुपे बैठे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड, ठीक है, जो कॉरपोरेट बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी जो होगा वो कॉरपोरेट होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में बोला गया है कि 50% सर्विस टैक्स ये देंगे और 50% सर्विस टैक्स ये देंगे। लेकिन अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आप किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो या फिर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में 100% आरसीएम लगता है, यानी कि सर्विस रिसीवर को ही पूरा सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अदर बाकी केस में सर्विस प्रोवाइडर पे करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि आपको एंट्री नंबर 12A 13, ठीक है, उसके बाद 14 और 14A, ये एंट्री नंबर का मैं आगे चलकर भी रेफरेंस लेने वाला हूँ। यानी कि ये जो एंट्री नंबर है उस एंट्री नंबर के साथ आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये एंट्री नंबर जो होता है आपका मेगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का सबसे कठिन माना जाता है। ये इतने सारे एंट्री जो होंगे 12A, उसके बाद 13, उसके बाद 14 और 14 है, तो थोड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर के सब पॉइंट्स जो हैं आपको दिमाग में रखना पड़ता है। इसकी वजह से आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और वैसे भी ये हमारा आपका माइंड कैंडी रिवीजन है, जिसको मैंने बहुत तेज़ी से और भी बहुत तेज़ी से बताना था, लेकिन मैंने थोड़ा आराम से बताया है, क्योंकि 12A 13 14 और 14 है, ये जैसे ही मैं बोलूँ कि आपको आगे ख्याल आ जाना चाहिए कि मैं किस चीज़ की एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए था। इसलिए इस एंट्रीज़ को जो यहाँ पर मैंने बताया है उसको थोड़ा विशेष ध्यान दोगे। आगे हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर्ड सर्विस के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे।